हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? अब तक जो राज रहा है कि शाओ क्लैन और थंडर लॉर्ड के बीच में आखिर इशू क्या है, आखिर वो शाओ क्लैन से इतनी नफरत क्यों करती हैं, तो हमें इस एपिसोड में उसका आंसर मिलेगा। साथ में हम रुक कर रहे होंगे फाइनल बैटल का। बट इससे पहले हम एपिसोड में आगे बढ़े कुछ चीजें क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। हम हर महीने जिन टॉप पेट्रियंस का पोस्ट करते हैं उसमें इमोर्टल गॉड्स लेवल तक के मेंबर्स रहते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रीमियम मेंबर्स को इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ऐसा कर भी देते हैं तब भी टॉप पेट्रियंस का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तब भी आप सबका हम पे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम करते हैं एपिसोड की शुरुआत। पिछले पार्ट के लास्ट में जब जियान चीफे की हेल्प करने के लिए आगे आया था तो सेवंथ इविल गॉड समझ जाता है कि उसका मामला चलने नहीं वाला, इसलिए वो बैटलफील्ड से 9-2-11 हो लेता है। वो कहता है जियान थंडर लॉर्ड हम मिलेंगे फाइनल बैटलफील्ड में। फाइनल बैटलफील्ड में उसने ऐसा क्या छिपा के रखा है? ये तो बात की बात रही, लेकिन दुकीफे कहती है जियान तुम चले जाओ, मेरी मास्टर जागने वाली और उन्हें मालूम पड़ गया कि तुम शाओ क्लैन के डिसेंडेंट हो तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। बट लगता है जियान के प्लान्स बिल्कुल अलग थे। वो सीधा उस आइलैंड की तरफ देख के बोलता है थंडर लॉर्ड बाहर आओ। उसकी आंखें टिकी होती हैं उन बिजलियों पे जो कि धीरे धीरे आसमान से नीचे डिसेंड हो रही थी। इन नजरों में कोई भी फियर नहीं था, बस होती है डिटर्मिनेशन। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन थंडर लॉर्ड और शाओ क्लैन के बीच में हेट्रेड कैसी है, जियान इसके बारे में पता लगा के ही रहेगा। तभी हेवन जर्र के साउंड थर्राते हैं और वो मैजेस्टिक आवाज कहती है तुम सच में शाओ क्लैन के डिसेंडेंट हो, तुम्हारे पास करेज है, लेकिन यही तुम्हारी मौत का कारण भी बनेगा। टूटते हुए सूरजों की तरह ठंडा एक्सप्लोड होता है। वो ग्रे लाइटिंग बिल्कुल सैलाव की तरह फटी थी। ये बनाती है भयंकर तूफान को जिसके ऊपर थंडर लॉर्ड का फिगर हवर कर रहा था। उनकी खूबसूरत आंखें जिनमें फ्यूरी भरी होती है ये जियान को ऐसी कोल्ड निगाहों से देखती है। येंजी बोलने की कोशिश करती है कि योर मैजेस्टी ये, लेकिन थंडर लॉर्ड की चाबुक जैसी आवाज उसकी बात को काटती हुई सुनाई देती है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर उनका ऑरा राइज हुआ था, वो टेरिफाइंग 6 लेवल रिइंकार्नेशन का प्रेशर जिसके सामने जान की भी सांसें भारी होने लगी थी। वो बिना हेजिटेशन के नीचे आता है। ले लॉर्ड गुर्रा के बोलती लिटिल बैस्टर्ड, तेरे शाओ क्लैन ने जो किया है उसके बाद भी तेरी मेरे सामने मुंह दिखाने की हिम्मत, लगता है आज तो सप्रेस करने के बाद ही उन मरने वालों की स्पिरिट्स को शांति मिलेगी। हालांकि शब्द तो टेरिफाइंग प्रेशर को लेके आए थे, लेकिन इन्हें सुनने के बाद भी जान स्थिर रहता है। वो कहता है ले लॉर्ड मैं तुम्हारी एज अ सीनियर रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर तुम इस तरीके से रैकलेस बिहेव करती रहती हो तो फिर ये जूनियर भी इतना हल्का नहीं है कि तुम्हें अपने साथ खींच के हेल में न ले जा सके। एक्टिवेट होता है फ्लेम मंत्रा और हथेली पे ऑरेंज गोल्ड फ्लेम अपीयर होती है। स्पेस चर्चर क्रैक के साउंड सा ट्रेम्बल होने लगा था। वो वॉलेंट पावर इतनी खतरनाक होती है कि इवन थंडर लॉर्ड को भौं से कोड़नी पड़ती है, लेकिन फिर उनकी हथेली नीचे की तरफ प्रेस होती है जैसे वो एक हाथ से पूरी दुनिया को कवर करना चाहती हूँ। टेक्निक थी पिलर ऑफ थंडर वर्ल्ड कंटेम्प्ट। गूंजती क्रैकलिंग ज़र्ज़रैक की आवाजें। एक ग्रेट थंडर पिलर जो कि हजारों मीटर्स का होगा वो वॉइड को तोड़ के सीधा ब्लास्ट हो जाता है जियान की तरफ, लेकिन इसके जवाब में जियान भी कदम पीछे नहीं लेता। उसकी आंखों में से फाइटिंग इंटेंट इरप्ट होता है। थंडर लॉर्ड की स्ट्रेंथ 6 रिइंकार्नेशन रियम तक रिकवर हो चुकी थी और अगर इसमें उनकी सबसे एंशिएंट थंडर पावर को भी जोड़ दिया जाए तो वो सच में जियान के लिए एक जानलेवा खतरा थी। लेकिन जियान को इसकी कब परवाह होती है। चीफे जिसके हाथ में 1000 मशीन गोस्ट अम्ब्रेला ट्रेम्बल हो रहा था वो आगे बढ़ के बोलती है टीचर रुक जाइए, ये शाओ क्लैन का बस अकेला डिसेंडेंट है कि आप उसके एंसेस्टर्स की दुश्मनी उसकी वर्शिप करना चाहते हो। थंडर लॉर्ड स्नीयर करके बोलती है बच्ची तो तुमने अपना एटीट्यूड इतनी जल्दी चेंज कर लिया, अगर तुम ऐसे ही भोली बनी रही तो तुम भी शाओ क्लैन के इन बेदिल लोगों से धोखा खा जाओगी। फिर कहती है इसका कोई मतलब नहीं है, मेरी थंडर से कोई नहीं बच सकता। जैसे उन्होंने वेव किया था चीफे को आसपास का वॉइड तुरंत ही सरप्राइज कर लेता है। तभी विस्फोट होता है जियान का गुस्सा भी। वो धारता है रात ऑफ होली फ्लेम 7 फ्लेम आइज। 7 होली फ्लेम पफिंग शाबू शाबू की आवाजों के साथ बिल्कुल जलती हुई सितारों की तरह दिखाई देती हैं। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इम्पॉसिबल है तो फिर स्टैन थी बस बोलेगी। वो कहता है सीनियर अगर आप इस पे उतर ही आई हो तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ले लॉर्ड उसे बहुत ध्यान से स्टडी कर रही थी। इस लड़के की कल्टिवेशन ट्रू 5th रिइंकार्नेशन लेवल तक पहुंच चुकी है और अगर इसमें 7 होली फ्लेम्स फ्लेम मंत्रा मिला दिया जाए तो इवन उनके पास भी पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उसके साथ जीत हासिल कर सकेंगी। अब वे चाहे दुकीफे हो या फिर येंची दोनों ही उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं। ले लॉर्ड पड़ जाती है हेल स्टेशन में। वो फिर आंखें बंद करके बोलती हम आज मैं तेरी जान बख्श देती हूँ, लेकिन शाओ क्लैन को अपनी जुर्मों की सजा भुगतनी होगी। वो थंडर धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगा था। वहीं पे दुनिया में शांति लौटने लगती है, लेकिन इसी पर जियान कहता है मुझे माफ कर रही हो, आखिर हमारे शाओ क्लैन के एंसेस्टर्स ने ऐसा क्या किया कि आप ऐसी नफरत दिखा रही हो, और अगर ये आपके अंदर का
का गिल्ट है तो इसका सामना मैं करूंगा। लगता है वो भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं था। उसके शब्दों को सुन के दुखी का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। वो कहती है जाओ पूछो मत। ये बेसिकली एक सोल मैसेज था, लेकिन लगता है अब काफी देरी हो चुकी थी, क्योंकि जब जियान के शब्द थंडरलॉर्ड के कानों में पहुंचे होते हैं, उनका और वॉलेंटली शिफ्ट हुआ था। उनका पूरा डिमीनर बदलता है, आंखें बिल्कुल ग्रे लाइटनिंग से भर जाती हैं और दोनों हाथ फैलते हैं। गूंजती है आवाज थंडरवर्ल्ड। आसमान बजिंग साउंड सा चर्न होने लगता है। जगह जगह पे डिस्टॉर्शन अपीयर होते हैं। ये ग्रे लाइटनिंग वर्ल्ड का डोमेन बन जाता है, जिसके सामने हेवन और अर्थ जम गए थे। इवन जियान के अंदर की होली फ्लेम्स भी सप्रेस महसूस करती हैं। जियान धारता है हमारे एंसेस्टर्स ने क्या किया, क्या उन्होंने किसी की कब्रें खोदी, और अगर ऐसा उन्होंने किया भी है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस मैं सहूंगा। लेलॉर्ड धारती है मेरा होली थंडर क्लैन, उनकी वो 1800 जिंदगियां ये एक रात में मारे गए। इनकी बॉडी और सोल्स डिस्ट्रॉय हो गई, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। गुस्से की वजह से उनकी आवाज बढ़ती है। वो कहती है हेट्रेड, इस दुश्मनी को कोई मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अब जमने की बारी जियान की थी। वो बोलता है समखना, मेरे शाओ क्लैन के एंसेस्टर्स ऐसी ईविल कभी नहीं करेंगे। यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बोलते बोलते भी उसका हार्ट ट्रेम्बल हो रहा था, क्योंकि उसे फाइनली समझ में आता है कि नफरत एक्चुअली में आ कहां से रही है। लेलॉर्ड की बॉडी का थंडर होता है और भी वॉलेंट। वो रिप्लाई करती है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैंने वो पर्सनली विटनेस किया। अब बिजलियों की वो थंडर्स एनर्जी ये टॉप इमोर्टल आर्ट्स को भी सरपास करने लगी थी। ये एक नियर निर्वाणा स्ट्राइक थी। जैन पूरी सिंसियरिटी के साथ बोलते सीनियर, शाओ क्लैन की रेपुटेशन पूरी दुनिया को पता है। अगर आपको तब भी जस्टिस में भरोसा है तो मुझे सच्चाई साबित करने का समय दीजिए। बट लेलॉर्ड कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं शाओ क्लैन के ऊपर कभी भरोसा नहीं करूंगी, और तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। ये तुम्हारी कब्र होगी। जैसे वो कहती है लेजिंग, एक किलिंग बीम कंडेंस होती है। जानवी तुरंत रिस्पॉन्ड करता है आई ऑफ होली फ्लेम। होली फ्लेम का फ्यूजन भी एक लाइट बीम में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि इस लाइटिंग अटैक को रोकने के लिए बढ़ा था। ये थंडर और फ्लेम एक दूसरे में कोलाइड होते हैं। हाउएवर इसी एग्जैक्ट मोमेंट में युद्ध के मैदान में गूंजती एक काम आवाज, जो कहती है थंडर लॉर्ड, इस किंग ने तुम्हें बहुत पहले बताया था कि तुम्हारे होली थंडर क्लैन की डिस्ट्रक्शन को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। तुम्हारी ऐसी डिसाइसिवनेस, लगता है तुम एक सुप्रीम पावर हाउस कहलाने की वर्दी नहीं हो। न जाने कब बैटल फील्ड में डिसेंड होती गोल्डन शैडो। इसका डिवाइन ऑरा इवन थंडर लॉर्ड की थंडर को भी सरपास करता था। इस समय हेवन और अर्थ का हर एक जर्रा ये सुप्रीम अथॉरिटी के सामने कांप रहा होता है। वो थंडर लॉर्ड की सबसे पावरफुल स्ट्राइक, जिसे उस गोल्डन बीम ने बड़ी आसानी से शैटर कर दिया था, ये चीज ले लॉर्ड की आंखें बिल्कुल श्रिंक कर देती है। लेकिन उनका गुस्सा किसी वोल्केनिक इरप्शन की तरह फटता है। वो कहती है कौन है, सामने आओ। तो क्या जो पावर इनके अटैक को इतनी आसानी से तबाह कर सकती है, वो सामने क्यों नहीं आती। स्पेस ट्विस्ट हुआ था, इसमें से निकलता है गोल्डन ड्रैगन शैडो, जिसका ऑरा वास्ट और मजेस्टिक होता है। हम इसे बीच हवा में कॉइल होते हुए देखते हैं। उस सुनहरे ऑरे ने जियान के ऊपर का प्रेशर तुरंत ही गायब कर दिया था। वो गहरी सांस छोड़ते हुए बाव करके बोलता है अंकल मास्टर। हालांकि गोल्डन ड्रैगन का बस एक रेमिनेंट विल था, जो एक्चुअली में उस ड्रैगन ब्लड में आया होता है, जिसे ब्लड ड्रैगन एम्पर ने उसे दिया था। ये उसकी ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन की फाउंडेशन थी। जियान के दिमाग में गर्माहट से भरी आवाज जाती है, थर्ड होली फ्लेम, फिफ्थ रीइंकार्नेशन बहुत अच्छे। अभी क्योंकि ड्रैगन क्लैन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मैं इसलिए फुली मैनिफेस्ट नहीं हो सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अपने ओरिजिनल ब्लड का बस एक छोटा सा हिस्सा भेज रहा हूँ। इस आवाज में एक नेचुरल डोमिनेंस थी, जैसे इस बीइंग को जानबूझ के घमंड से बात करने की जरूरत ना हो। ये उसकी ब्लड लाइन का हिस्सा होता है। इस ऑरे के सामने लेलॉर्ड का एंगर भी जैसे बीच हवा में ही जम गया हो। वो शौक के साथ बोलती है गोल्डन ड्रैगन। इवन जब वो अपनी पीक पे थी, वो तब भी गोल्डन ड्रैगन का सामना करने के लिए क्वालिफाइड नहीं थी। उनकी आंखों की हॉस्टिलिटी डिम होती है, इसे रिप्लेस कर लेता है शौक। हम उस ड्रैगोनिक शैडो को थोड़ा सा हार्ड होते हुए देखते हैं। फिर गूंजती उनकी वो काम आवाज, लेकिन इसके अंदर एक किलिंग इंटेंट वाइब्रेट हो रहा था। गोल्डन ड्रैगन बोलते हैं थंडर लॉर्ड, हमें मिले काफी समय हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी अनरीजनेबल बन जाओगी। जियान मेरा डिसाइपल है और तुम उसे मारना चाहती हो। मैं तुमसे पहले ही बोल चुका हूँ कि होली थंडर क्लैन का डिस्ट्रक्शन ये इतना सिंपल नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देता है। ले लॉर्ड के चेहरे पे कड़वाहट से भरे एक्सप्रेशन आते हैं। वेंग बुज बुज की साउंड के साथ वो ग्रे थंडर ये और भी इंटेंस होने लगती है। वो कहती है तो ये शाओ क्लैन है। क्या इस हिपोक्रेटिकल लिनेज को हर कीमत पे बचाना जरूरी है। उन वायलेंट फ्लक्चुएशंस के बावजूद भी गोल्डन ड्रैगन की आवाज स्थिर रहती है। वो कहते हैं शाओ क्लैन की सैक्रिफाइसेस और इंटेग्रिटी ये पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को पता है। मैं आज तुमसे फाइट करने के लिए अपीयर नहीं हुआ, बल्कि हजारों सालों पहले हुए इंसिडेंट की सच्चाई को जानना चाहता हूँ। थंडर लॉर्ड लाल आंखों के साथ बोलती है सच्चाई, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। गोल्डन ड्रैगन क्या आपके माइटी ड्रैगन क्लैन को इन इंसानी खाल में 20 के बारे में बोलने की
जरूरत है। उनका हर एक शब्द पैनी चाबुक की तरह था। उनकी आवाज में पागलपन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहती हैं ग्रेट वर्ल्ड वॉर के पहले मैंने शाओक्लैन के रियल में अपने कदम पीछे लिए थे, जैसे 8th रैंक की ट्रिबुलेशन को पार कर सकूं। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं बाहर आऊंगी तो हम अपने यूनियन के बारे में दुनिया को अनाउंस करेंगे। लेकिन जब मैं सिक्लूजन से निकली तो वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका था और जहाँ शाओक्लैन का होमलैंड था वहाँ मैंने उसे देखा किसी और औरत के साथ एक दूसरे से चिपटे हुए। वो अपनी क्रैक आवाज में आगे बोलती है, दुनिया शाओक्लैन को ऑनरेबल कहती है। मैं वहाँ से गुस्से में अपने होली थंडर क्लैन लौट आई, लेकिन तभी मुझे मेरा पूरा क्लैन उस हेवन और अर्थ फॉर्मेशन के अंदर सील मिला और जब मैं उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी तब मैंने देखा वो कत्लेआम जिसमें कोई सरवाइव नहीं कर पाया। बॉडीज और सोल तबाह हो गई, खून बिल्कुल नदियों की तरह बहा। क्या तुम सबको सच में पता है कि अपनी पूरी रेस को अनहाइलेट होती हुई देखना कैसा लगता है? इस गुस्से के सामने हेवन ट्रेम्बल होने लगे थे। जियान और दुकीफे बिल्कुल जमे खड़े होते हैं। आसमान में गरजने वाली सुप्रीम पावर हाउस के पीछे एक्चुअली में ऐसा नहीं है, दुख मौजूद है। वहीं पे जब गोल्डन ड्रैगन ये सुनते हैं वो कहते हैं इम्पॉसिबल। शाओ टियानमिंग, वो शाओक्लैन का ट्रू पिलर, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। थंडरलॉर्ड के एक्सप्रेशन हो जाती है और भी ट्विस्ट। वो रिप्लाई करती तो कि तुम मेरी आंखों पे सवाल उठा रहे हो। लगता है शाओक्लैन और तुम्हारा ड्रैगन क्लैन बिल्कुल अलग नहीं है। लगता है उनकी रीजनिंग का आखिरी हिस्सा ये भी गुस्से में जल के खाक हो चुका था। वो एंशिएंट थंडरलाइट उनकी पीपल से निकलने लगती है। एंड ऑफ कोर्स कदम पीछे लेने वाले तो गोल्डन ड्रैगन किंग भी नहीं थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे सिक्लूजन के बाहर आने के बाद ग्रेट वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका था, तो इसका मतलब ये है कि फॉरेन ईवल रेस हमारी दुनिया में पहले से ही घुसपैठ कर चुकी होगी। क्या हो अगर तुमने जो भी देखा वो बस एक तमाशा था? और क्या तुम बता सकती हो कि वो वुमन कैसी लगती थी? खासकर ऐसे समय में शाओ टियानमिंग तुम्हें क्यों धोखा देगा? अंत तक बोलते बोलते उनका लहजा भी थोड़ा अर्जेंट होता जाता है। अगर अभी कोई बैटल शुरू हुई तो सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन ये सुनने के बाद भी थंडरलॉर्ड की फ्यूरी बिल्कुल कम नहीं होती है। वो कहती है शाओक्लैन मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। वो सुप्रीम थंडर एनर्जी एक बार फिर से इकट्ठी होने लगी थी। ये बन रही होती गॉड डिस्ट्रॉइंग स्ट्राइक। जन आगे बढ़ के बोलते सीनियर ये मामला पूरे डाउट से भरा हुआ है, आप प्लीज इसके बारे में ध्यान से सोचिए। दुकीफे और यंची भी ये कहती हैं क्योंकि थंडरलॉर्ड जिस पावर को इकट्ठा कर रही होती हैं वो इस दुनिया में सबको डस्ट में बदल सकती थी। जन और भी तेज आवाज में कहता है सीनियर मुझे सच्चाई बाहर निकालने का टाइम दीजिए। अगर शाओक्लैन ने सच में ऐसा क्राइम किया है तो मैं आपके हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ। जन की उंगलियां टाइट होती हैं, फिर जैसे उसके सोल रियम के अंदर कुछ टूट गया हो। उसने अपने स्पिरिचुअल पहले से सोल ओरिजिन को बाहर निकाला था। ये था एक ट्रांसल्यूसेंट एसेंस, वो प्योर लेकिन बहुत कमजोर दिखने वाला। अगर ये चीज तबाह हो गई तो जियान का शायद सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी बोलते हैं अगर शाओक्लैन सच में गिल्टी है तो मैं पर्सनली उसे खत्म करूंगा। इन शब्दों का वजन हल्का नहीं था। ये वर्ड्स फाइनली थंडरलॉर्ड को हेजिटेट करने में मजबूर करते हैं। वो टेरिफाइंग थंडर पावर जो इकट्ठी होती है वो डिसिपेट होने लगी थी। फिर अपने हाथ को वेव करके बोलती है तुमने जो कहा याद रखना। बीच हवा में मटेरियलाइज होता है एक पोर्ट्रेट, एक इमेज। वो कहती है ये वही वुमन है जिसे मैंने उसके साथ इंटीमेट होते हुए देखा। अभी चित्र में जो वुमन दिखाई दे रही थी वो एकदम फ्लॉलेस होती है। वो गहरी इंचेंटिंग आंखें, वहीं पे लाइट फ्लोइंग ड्रेस, वो लंबे अलचे और बाल। इसका ऑरा एलिगेंट और मिस्टीरियस होता है। लेकिन जब जियान की नजरें उसके ऊपर जाती हैं उसके अंदर जो शाओक्लैन की ब्लड लाइन होती है ये वॉलेंटली रिएक्ट करती है, मानो ये पहचान रही हो वो हीट, वो रेजोनेंस। उसका दिल ट्रेम्बल हो गया था क्योंकि इस वुमन को उसने पहले देखा है डीमन रियम के अंदर पॉइजन गॉड पैलेस में। जियान और गोल्डन ड्रैगन साथ में बोलते हैं शाओक्लैन की वॉर गॉडेस शाओ लिंगशन। एक हैवी साइलेंस पूरे रियम को ढकता है। अगर शाओलिंग सच में इस ट्रेजेडी के बीच में खड़ी है तो फिर ये बस एक सिंपल धोखा नहीं है, इसमें कुछ बहुत गहरा छुपा हुआ है, कुछ बहुत डार्क। जब इस नाम को थंडरलॉर्ड ने सुना था तुरंत ही उनकी भौं से उठ जाती है। वो कहती हैं शाओ लिंगशन इम्पॉसिबल। ये पहली बार था कि वो रिजेंटमेंट, वो दुश्मनी जो वो हजारों सालों से अपने दिल में दबा के बैठी थी वो भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगी थी क्योंकि उन्होंने ये नाम शाओ लिंगशन सुना होता है। वो जानती थी कि ये भी एक शाओक्लैन की मेंबर है बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। गोल्डन ड्रैगन की आंखें और भी पैनी होती हैं। वो कहते हैं अगर इस इमेज के अंदर की वुमन सच में शाओ लिंगशन है तो यहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। इन शब्दों को सुनकर थंडरलॉर्ड की धड़कनें रुक जाती है। वो एक हल्की आवाज में कहती है क्या मतलब? रिप्लाई करता है जियान। वो गहरी सांस छोड़ के बोलता है शाओ टियानमिंग और शाओ लिंगशन ये दोनों ट्विंस थे, दोनों भाई और बहन। उसकी आवाज होती है स्थिर लेकिन अंदर से वो शौक को सप्रेस नहीं कर पाता। आखिरकार अगर थंडरलॉर्ड ने जो देखा वो सच है तो लगता है वो सब कुछ गलत समझ बैठी हैं। ये सुन के थंडरलॉर्ड भी जम जाती है। वो कहती है ब्रदर एंड सिस्टर, लेकिन इसके बारे में उसने कभी बताया क्यों नहीं? गोल्डन ड्रैगन ग्रेवली बोलते हैं क्योंकि शाओक्लैन ने हमेशा से शाओ लिंगशन को एक हिडन ब्लेड की तरह छिपा के रखा। वो हमेशा शेडो
शैडोज में ऑपरेट करती थी। उसने क्लैन की सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को साफ किया। इवन उसकी असली पहचान के बारे में कई क्लैन मेंबर्स भी जानते नहीं थे। तो फिर अगर इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड की बात करी जाए, इस दुनिया में से जानने वाले तो और भी कम होंगे। ये हर एक शब्द लिलॉर्ड के दिल को ट्रैम्बल कर रहा था। फैलता है वो साइलेंस, लेकिन अब भी उनका गुस्सा गायब नहीं होता। बस दिमाग में आ चुके होते हैं कई डाउट्स। गोल्डन ड्रैकिंग अपनी काम आवाज में कंटिन्यू करते हैं, तुम्हारे दिल में जो जेलसी और पेन है मैं उसे समझ सकता हूँ, लेकिन क्या हो जो तुमने विटनेस किया वो बस एक गलत फहमी है। शाओ लिंगशन के पीछे वो शुआनी हमेशा पड़ा रहा, वो डीमन रेम का पॉइजन गॉड। लेकिन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल रेस के खिलाफ जो अलायंस बनी थी उसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए लिंगशन ने कभी अपने इमोशंस को अहमियत नहीं दी। क्या वो अगर शाओ मिंग अपनी बहन को कंफर्ट कर रहा हो? आखिरकार भाई बहन के बीच में गले लगने जैसे जेस्चर्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि गोल्डन ड्रैकिंग की रीजनिंग बोल्ड होती है, लेकिन वो यहाँ पे इलॉजिकल भी नहीं थे। लेकिन ये सुन के थंडर लॉर्ड की आंखों में आग फिर से जलने लगती है। वो गुर्राती है, तुम बस शाओ क्लैन के डिफेंस में बोल रहे हो, तो फिर मेरे होली थंडर क्लैन की मैसेकर के बारे में क्यों नहीं एक्सप्लेन करते? मैंने शाओ टियानमिंग को खुद अपनी आंखों से देखा, उसकी ट्रू बॉडी। जब वो शाओ टियानमिंग के बारे में बात करती हैं, उनके चेहरे पे गुस्से के साथ साथ गहरा दर्द भी दिखाई देता है। उनकी पूरी रेस को मिटा देना, बस कुछ बातों से ही ये मेमोरी उनके दिमाग से खत्म नहीं करी जा सकती। गोल्डन ड्रैकिंग पहले हो जाते हैं शांत, फिर बताते हैं चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो तुम्हें जानना चाहिए। अगर 7 ईवल गॉड्स को छोड़ दिया जाए तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल रेस के पास हैं 4 गार्डियंस, हेवन, अर्थ, जुआन और हुआंग। इनकी स्ट्रेंथ 7 ईवल गॉड को भी सरपास करती है, और इनमें से एक है गार्डियन ऑफ लॉ, जैसे भेस बदलने की आर्ट में मास्टरी हासिल है। ये इतना परफेक्टली ट्रांसफॉर्म हो सकता है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड के वो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स भी झूठ और सच का पता नहीं लगा सकते। थंडरलॉर्ड बहुत हल्की आवाज में कहती है, तो तुम कह रहे हो? गोल्डन ड्रैकिंग बोलते हैं, अगर उस समय तुमने जो भी देखा वो शाओ टियानमिंग हो ही न तो क्या हो अगर वो वही लॉ गार्डियन था? तुम्हारे सिक्लूजन से निकलने से पहले ही ग्रेट वॉर शुरू हो चुका था। हमारी दुनिया के फाइटर्स में सबसे आगे शाओ क्लैन के लोग थे, और क्या तुम्हें लगता है कि इनका स्तंभ शाओ टियानमिंग इस बैटल में पीछे रहेगा? अगर एनिमी सच में तुम्हारी होली थंडर क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो इसका ऐसे क्या अच्छा तरीका होगा कि वो तुम्हें भरोसा दिलवा दें कि तुम्हारी लवर ने एक्चुअली में तुम्हें धोखा दे दिया। इस सब इस डोमेन में गूंजती बज बज बजिंग की आवाजें, वो बिजलियां कांपने लगी थी। थंडरलॉर्ड के दिमाग में सैलाब की तरह वो मेमोरी फ्लैश होती है, वो उस दिन की झलकें, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, वो जिस मोमेंट में अपने गुस्से को इग्नोर करती हैं। तो उठता है एक बड़ा सवाल, क्या वो हजारों सालों से शाओ क्लैन को गलत समझती आई हैं? गोल्डन ड्रैकिंग आगे बोलते हैं, मैं जिन चीजों को तुम्हें बता रहा हूँ वो इस दुनिया के बस ट्रू पीक्स को पता है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है। ये शव फाइनली थंडरलॉर्ड के किलिंग इंटेंट को अपने कम से कम लेवल पर लाने में सफल रहे थे, लेकिन उनको और अचानक से अनस्टेबल कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है। वो फिर पीछे मुड़ के बोलती हैं, तुम जाओ, मुझे समय चाहिए, चीफ एजेंसी लौटो। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती मैं शाओ क्लैन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी। इतना कह के उनका फिगर हल्का फ्लिकर हुआ था, फिर वो डिसअपियर हो जाती हैं। ये थंडर आइलैंड होता है फिर से क्वाइट, पीछे रह जाने वाले बस जियान और गोल्डन ड्रैकिंग थे। कुछ समय के बाद जियान एक्सेल करके बोलता है, मास्टर ये अभी जो भी हुआ वो उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस के बाहर था। गोल्डन ड्रैकिंग कहते हैं तो काफी अच्छी बात है, आखिरकार हजारों सालों की वो नफरत ये बस कुछ ही पलों में वैनिश नहीं हो सकती। ये डाउट से ही काफी है। फिर वो ध्यान देते हैं जियान की पीछे की गॉड एग्जीक्यूशन रूलर के ऊपर। वो कहते हैं, तुम्हारा वेपन इसे रिपेयर करना शायद बस होली किंग को पता है, और जहाँ तक बात रही शाओजुआन जिया की तो अभी सुरक्षित ड्रैगन क्लैन में मौजूद है। लेकिन ये ध्यान से सुनो कि गोस्ट ईएम में ही अंडरवर्ल्ड का एंट्रेंस मौजूद है। तुम्हें अपनी अभी की स्टैंड के साथ उसे अप्रोच नहीं करना चाहिए। बच्चे, तुम्हारी ग्रोथ को देख के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंडरवर्ल्ड कुछ ऐसी चीज है जैसे हमारा ड्रैगन क्लैन भी आसानी से छूता नहीं है। तुम्हारी अभी की प्रायोरिटी बस ग्रोथ होनी चाहिए। फिर वो थोड़ा सा रुक के ऐड करते हैं, और हाँ, थंडरलॉर्ड को हल्के में मत लो, वो भले से एक रीइंकार्नेशन पे हो, वो तब भी तुम्हें क्रश कर सकती है। आखिरकार एक बार वो इस दुनिया के एब्सोल्यूट पीक पे पहुंच चुकी थी। जान से लाके बोलता है, मैं समझ गया, अब लगता है ट्रू बैटल आने वाली है। वो पीछे मुड़ के बढ़ाता है अपने कदम उस दिशा में जहाँ सबसे डेंस ईवल ऑरा इकट्ठा हो रहा था। वहीं पे गोल्डन ड्रैकिंग की कॉन्शियसनेस ये धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब जनिस ब्लड को पूरी तरह से रिफाइन कर लेगा तो उसकी स्ट्रेंथ एक बार फिर से राइज होने वाली है। लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है 7th ईवल गॉड और उसके पीछे छिपी रहने वाली वो गहरी कॉन्स्पिरेसी। हम समय को बढ़ाते हैं एक बार फिर से आगे, करीब आधे घंटे के बाद की बात थी। जियानोस थंडर्स अविस डोमेन से बाहर आके अपनी 5 अकेडमीज की तरफ बढ़ने वाली आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। अब तक अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पे दसियों हजार लीड चुपचाप से इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ का वातावरण सांसों को थमा देने वाला था। जैसे ही जियान यहाँ पहुंचा
होता है उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फील करता है कि एक ट्रू स्टॉर्म आ रहा है। जियान कहता है यिंग सिचुएशन कैसी है। अभी यूइंग के साथ कई हाई रैंकिंग लीडर्स होते हैं, इन सब के एक्सप्रेशंस ग्रेव थे। यिंग जियान को देख के बोलती है तुम वापस आ गए। अभी भी सिचुएशन ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रही है, हालांकि हमारी फोर्सेस पूरी तरह से असेंबल हो गई हैं। अगर सीनियर शाह और सोवियत डोमेन की बाकी फोर्सेस को छोड़ दिया जाए तो 10,000 किंगडम भी अपनी आर्मी को हिला चुका है। लेकिन खबर ये है कि 5 अकेडमीज अभी पूरी तरीके से इविल रेस के कंट्रोल में है और 7th इविल गॉड की फोर्सेस टारगेट कर रही है लिसोर टेम्पल को। हमारा फाइनल बैटलफील्ड लगता है चारों ग्रेट टेम्पल्स के बाहर का वॉइड होने वाला है। उसके चेहरे पे भारी चिंता को देख के जियान उसके हाथ को पकड़ के बोलता है वॉर के बारे में चिंता मत करो, मैं उसे हैंडल करूंगा। क्या जियान बाहर से चाहे कितने भी काम एक्सप्रेशंस दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अंदर से उसके दिल में अनीस बढ़ रही थी। अभी उसके दिमाग में आता है एक सवाल, वो पूछता है और वो गोस्ट रियम सेंटर की मीटिंग कैसी गई। जिस मोमेंट में सवाल पूछा गया था म्यूइंग का शरीर स्टिफ पड़ जाता है और स्टैंड में फैलता है साइलेंस। इसे जियान को बुरी फीलिंग आती है, वो कहता है हुआ क्या। म्यूइंग उसकी बाहों को टाइटली पकड़ के बोलती यूनियन वो वहाँ पे अकेली गई थी, लेकिन अब तक कोई भी खबर नहीं आई है। आंखों में भरा होता है डर। ये सुन के जियान के आसपास का स्पेस क्रंच 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 के साउंड के साथ अपने आप ही चरमराने लगता है, क्योंकि वो जान चुका था कि गोस्ट रियम का सेंटर ये लगता है एक्स्ट्रा टेस्टल इविल रेस से पहले ही मिला हुआ है और यूनियन को अकेले जाने देना वो बस एक ट्रैप है। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, टेंट के बाहर से एक जासूस की आवाज सुनाई दी थी कि डोमेन लॉर्ड एक अजीब सा फिगर हमारी कोर्टयार्ड्स की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जियान की आंखें होती हैं पैनी, शूट हो जाता है उस डायरेक्शन में और उसके पीछे बाकी के एलिट्स होते हैं। हम सीन देखते हैं 5 एकेडमीज के ऊपर का, जहाँ पे वो इविल चीक का समुंदर वायलेंटली चर्न हो रहा होता है। इसमें से ब्लैक एनर्जी तूफान की तरह दहाड़ती है, लेकिन हमारा ध्यान एक ग्रेसफुल फिगर के ऊपर था जिसकी बॉडी को फियर्स फ्लेम ने ढक रखा होता है। होठों के किनारे से बहता है खून, वहीं पे ऑरा क्लियरली डिम था। लगता है उसने काफी खतरनाक बैटल लड़ी है और ये थी यूनियन। तभी हमारी नजरें जाती हैं एक और फिगर के ऊपर जो कि घोंसली ऑरे से ढका होता है। वो कहता है यूनियन तुम रेस्ट क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी मीटिंग बस नेगोशिएशन के लिए थी। ये बंदा था गुए शेनमियाओ, गोस्ट रियम सेंटर का डेप्यूटी रियल मास्टर, और उसके पीछे कई पावरफुल फिगर्स खड़े थे। इन सब की आंखें होती हैं खाली और इनमें जल रही होती हैं काली फ्लेम्स। ये कंट्रोल किए जा चुके थे, चाहे मास्टर ऑफ नो रिटर्न फर्नेस हो या फिर म्यूफंग। इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाला वो हर बीइंग जो उस खास मेथड से इंस्लेव कर लिया गया था, बच के निकलने वाली बस यूनियन होती है। वो कोल्ड आवाज में कहती है तुम्हारी स्टैंड के साथ तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी रिइंकार्नेशन पावर और होली फ्लेम ये बज बज के साउंड साथ में रप्ट होती है। हालांकि वो विरोध तो पूरा कर रही थी, लेकिन अभी उसे घेरने वाले एक्सपर्ट्स के नंबर कुछ ज्यादा ही थे। लेकिन तभी इस इविल डेमोनिक सी के किनारे पे पहुंच जाती है जियान की टीम। म्यूइंग चिल्ला के बोलती सिस्टर यूनियन, वो तुरंत ही हमला करने का ऑर्डर देती है। हाउएवर इस युद्ध के मैदान को जिस घनी डिमोनिक एनर्जी ने ढक रखा था, नॉर्मल वॉरियर इसे पार करने में स्ट्रगल करते हैं। प्रिंसिपल जियान विस्फोट करता है अपनी होली फ्लेम्स को, गूंजती क्रैक बूम बूम की आवाजें, और उसके पीछे म्यूइंग आती है। दोनों ही सीधा उस इविल डिमोनिक सी के अंदर घुस जाते हैं। फोकस हमारा गया था दोबारा से यूनियन के ऊपर। अभी उसके हाथ टाइट होते हैं और वो पकड़े होती एक सिल्वरी ग्लोइंग सोर्ड को। ये ऑफ कोर्स टाइची हेवली एम्पर सोर्ड थी। इसमें से हमिंग के साउंड से निकलने वाली रिपल्स ये आसपास के वर्ल्ड को ट्रैम्बल करके रख देती हैं। वो दूसरे हाथ से बनाने लगी थी कुछ कॉम्प्लेक्स सील। वो चैंट करती है टाइची हेवन एंड अर्थ, जागने लगती है डिवाइन पावर। उसके पास आने वाला ईवल और बुरी तरीके से पीछे हटाता, मानो इस अजीब सी फोर्स के संपर्क में आने से वो तुरंत ही ढह जाएगा। बट एक बात तो थी कि इस टेक्निक को पूरा करने में समय चाहिए। वो गुसैनमिया कोल्ड आवाज में कहता है लड़की तेरे पास समय की लग्जरी नहीं है। वो इस्तेमाल करता है हैंड ऑफ घोस्ट एंड गॉड्स का। उसके पीछे मॉन्स्टर्स घोसली एनर्जी कंडेंस होती है जो बना लेती है एक बहुत बड़ी आर्म को। ये कोई हाथ कम पंजा ज्यादा लगता है जिसमें विगल कर रहे होते हैं कुछ छोटे छोटे क्रीचर्स। ये ऑरा सच में सफोकेटिंग था। इसी क्योस में गूंजी थी जान की आवाज। वो कहता है मुझे आने दो। फिर वो किसी लाइटनिंग बोर्ड की तरह यूनियन के सामने अपीयर हो जाता है। उसके हाथों को पहले 7 कलर फ्लेम में ढक रखा था। वो घोस्ट हैंड इनके 100 मीटर के दायरे में भी एंटर नहीं कर पाता। तब तक उससे फ्लेम सीधा क्रैश के साउंड से टकरा जाती हैं। ये उस घोसली वाले को तुरंत निकल जाती हैं। म्यूइंग यूनियन के दूसरी तरफ आ चुकी थी। वो बोलती है सिस्टर यूनियन आप पीछे जाइए, ये मेरा है। यूनियन ने नोट किया था। न जाने क्यों जब भी जियान उसके पास अपीयर होता है उसके दिल की सारी चिंताएं जैसे गायब ही हो जाती हैं। वो गोए सन्याव करता है अपनी आंखों को नैरो, क्योंकि वो जियान को तुरंत ही पहचान लेता है। वो कहता है एंडलेस फायर टेरिटरी लॉर्ड जियान, लेकिन अगर तुम आई गए हो तो फिर मरो जाके। एक बार फिर से डिस्ट्रक्टिव अटैक लॉन्च हुआ था। वैसे वह भी जियान के दिमाग में गुस्से का कंट्रोल था। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाला वो एंशिएंट प्रेशर ये उस पूरे डिमोनिक सी में खलबली मचा देता है। वो शाऊ शाऊ क्रैक बैम बैम की साउंड गूंजती है और जियान का हर एक अटैक उस गुस्सैन्याओं को अपने एक्सप्रेशन
हैवंस को टाइट करने पे मजबूर कर रहा था। जब इस गुहे सैन्याओं की आंखों में दिखाई दे रही होती है हेजिटेशन, तभी हेवंस में गूंजती है एक एंशिएंट आवाज। वो आवाज कहती है रिट्रीट। ये कमांड एकदम एब्सोल्यूट थी। इसे सुन के वो गुहे सैन्य वहीं पे जम जाता है। फिर तुरंत ही उसके एक इशारे पे सारी कंट्रोल फोर्सेस धुएं में घुल के गायब हो जाती हैं और वो ब्लैक एनर्जी बिल्कुल सैलाब की तरह पीछे हटती है। लेकिन पूरी तरह से वेनिश होने से पहले गूंजती है वो मैसिव वॉइस। वो आवाज कहती है, जियान कल ये घोस्ट वर्ल्ड हमारे कंट्रोल में होगा और इसके साथ तो मैं भी मिटना होगा। बट जियान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो स्माइल करके बोलता है, मैं भी इंतजार करूंगा उस पल का। तभी म्यूइंग उसके बगल में आके फंस जाती है। वो आवाज लगता है वो घोस्ट रियम सेंटर के वर्ल्ड मास्टर की थी। ये सुन के जियान के एक्सप्रेशन डार्क होने लगते हैं, क्योंकि जिस पर वो आवाज सुनाई दी थी जियान को दो ऑब्जेक्ट्स बहुत ही वारंटी रिएक्ट करते हुए फील हुए थे। ये थे सोलिटर टेलिस्मैन और ब्लड रिवर वेल। ये दिखाते हैं स्कॉचिंग रेजोनेंस को, जैसे अपने ट्रू मास्टर को सेंस कर चुके हो। जियान कहता है, कल हम वापस लौटेंगे और शुरू होगी डिसाइसिव बैटल। वो पीछे मुड़ा था, लेकिन उससे पहले जो हम उसकी काम आंखें देखते हैं, ये शांति का नहीं बल्कि टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट का साइन थी। क्योंकि युद्ध अब होना ही है, तो उस समय घोस्ट रियम सेंटर के पीछे की सच्चाई भी सामने आएगी। अब सच्चाई का सामने आना तो ठीक है, लेकिन क्या वो उस ट्रूथ को फेस कर पाएगा? और जहाँ तक बात नेक्स्ट एपिसोड की रही, तो उसमें शुरू होने वाली है फाइनल बैटल। अब तक चाहे घोस्ट रियम सेंटर और या फिर सेवंथ इविल गॉड, एक एक करके इनके सारे पत्ते खुलने वाले हैं और मुझे लगता है आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे। इसलिए चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, उन्हें डेफिनेटली सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाना चाहिए, जिससे जैसे ही आने वाले एपिसोड रिलीज होते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कई ऐसे लोग हो जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं होता, तो उसकी भी चिंता मत करो। आप ज्वाइन कर सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी को, जैसे आप देख पाओगे उन अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को जो हर शाम को रिलीज होते हैं। वहीं पे जो एक नहीं बल्कि 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, उन्हें अपने लेवल्स को अपग्रेड करना होगा इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। मुझे लगता है आपको उसे चेकआउट जरूर करना चाहिए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदाई, लेकिन जाने से पहले हमें कमेंट्स में बताना भूलना मत कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा है और आगे की स्टोरी से कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं।